नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कई प्रस्तावों पर लगी है मोहर। कई अहम प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। कुल 20 में से 19 प्रस्ताव पारित किए गए कैबिनेट की बैठक में। विधानमंडल के 17वां प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 20 प्रस्ताव रखे गए थे आज की कैबिनेट की बैठक में, जिसमें से 19 प्रस्तावों को पास कर दिया गया। विधानमंडल के 17वां प्रस्ताव को भी मंजूरी आज योगी कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। इसके अलावा भी अलग अलग महकमों से जुड़े हुए कई प्रस्ताव थे, कई अहम मुद्दे थे जिसको आज मंजूरी प्रदान की गई कैबिनेट के माध्यम से। बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी। तो वहीं कैबिनेट की इस अहम बैठक को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की। देखिए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक थी, किस तरह के प्रस्तावों पर चर्चा हुई? काफी प्रस्ताव थे, कुछ प्रस्तावों को वापस भी किया है मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के लिए। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से अपराध पर नियंत्रण का जो हमारा संकल्प है, सरकार का जो संकल्प है, उस दिशा में सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तमाम नवाचार भी हम कर रहे हैं। अभी हर जनपदों में एक साइबर थाना खोलने पर फैसला मंत्रिपरिषद ने किया है, उसकी मुहर लगी है। हर थानों में साइबर डेस्क बनाने का भी फैसला सरकार ने लिया है। आप देख रहे हैं साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है, तो जनता को इससे निश्चित तौर पर बहुत सहूलियत मिलेगी। तो इस तरह के सार्थक प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। सर, गठबंधन की एक बैठक चल रही है दिल्ली में, सभी विपक्षी नेता वहां पर मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी आज बात होगी। क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना कारगर होगा? कुछ नहीं, ये आखिरी में आपस में लाठी चलाकर इनका गठबंधन कहीं पता नहीं लगेगा। और ये एक नहीं 10 गठबंधन बना भी लें, कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे महागठबंधनों और गठबंधनों की स्वीकार्यता कहीं जनता के अंदर नहीं है। सर, ये एक चर्चा और रहती है, कैबिनेट विस्तार कब होगा, ओम प्रकाश राजभर को कब पार्टी में लिया जाएगा, कब वो मंत्री बनेंगे? क्या लगता है इस पर विराम लग गया पूरी तरह से? अब ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, उस पर टिप्पणी करना हम लोगों को उचित नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं लगातार कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उनका नाम जरूर शामिल होगा। तो ठीक है, अब तो कोई बात नहीं, हमारे वो साथी हैं, उनकी अगर कोई भावना है तो हम लोगों को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। बाकी ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। वो जब तय करेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। हमसे बात करने के लिए देखिए, कैबिनेट में आज एक महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लगी है। पूरे प्रदेश में साइबर डेस्क रखे जाएंगे सभी थानों पे, और इसके अलावा साइबर थाने खोले जाएंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि साइबर के जो मामले हैं, या ये कह सकते हैं जो साइबर अपराध है, लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। देखा जा रहा है कि हर जिले में तादाद जो एफआईआर की है वो लगातार बढ़ रही है, और लोग भटकते बहुत हैं इधर उधर जब उनके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है। फिलहाल इसको लेकर आज मोहर लगी है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसको धरातल पर उतारा जाएगा, और जो जिले हैं हर जिले में एक साइबर थाने की स्थापना की जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भी जनता टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने इंडिया गठबंधन से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आइए आपको दिखाते हैं। कैबिनेट की बैठक थी, हमारे साथ आशीष पटेल जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है दिल्ली में, सभी विपक्षी नेता पहुंचे हैं और खासकर अखिलेश जी की भूमिका बड़ी मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में। क्या ये 19 से बड़ा गठबंधन है? नहीं। तो फिर इसमें कोई भी बात करें, कोई भी बैठक करें, उसका क्या है? जनता सब समझती है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जाति जनगणना का मुद्दा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लहर बनाने की कोशिश। हमारी पार्टी तो प्रारंभ से जाति जनगणना की मांग करती रही है, कोई नई बात थोड़ी। आप सत्ता में? निश्चित तौर पे हमने आपसे एक बात कही, हमारी पार्टी प्रारंभ से जाति जनगणना की मांग करती रही है, और हमारी नेता की मांग पर विभिन्न पिछड़े वर्ग से संबंधित विषयों को प्रधानमंत्री जी ने हल किया है। समय का इंतजार है। मैं पूरा भरोसा है मुझे कि ये काम भी, जाति जनगणना का भी काम जो है, हमारी एनडीए की सरकार ही कराएगी। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि जो 80 बनाम 20 की बात होती आई है, क्या जो मुस्लिम वर्ग है, क्या उसको अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास करती है, क्या लगता है आने वाले समय में वो आपके साथ जुड़ेंगे? देखिए,
हम निश्चित तौर पे अपनी पार्टी की तरफ से आपको बता रहे हैं, हमारा एक विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से है और जो लोग झूठ छल फरेब से दूर जाना चाहते हैं उनको निश्चित तौर पे एनडीए और के सभी घटक दलों पर भरोसा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए आशीष पटेल जी, इनका कहना है कि जिस तरह से हमारी पार्टी में यानी कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, जो इनकी पत्नी है सुहेल देव जो पार्टी है अनुप्रिया पटेल की, अपना दल खासकर, उसमें भी कहा है इन्होंने कि जो इनकी चाहे संगठन की बात हो, चाहे इनके एक विधायक हो वो भी मुस्लिम समाज से हैं, यानी कि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज को भी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। फिलहाल इंडिया गठबंधन में उनका कहना है कि जो बैठक हो रही है वो ठग बंधन है और उसी के तहत जो नेता पहुंचे हैं वो वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, जबकि धरातल पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर किदोई, जनता टीवी लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि इस केस में 8 दिसंबर को ही हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 याचिकाएं सिविलवाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ थीं, जिन्हें आज खारिज कर दिया गया। जो 5 रिट याचिकाएं, जो 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष के द्वारा इंक्लूडिंग यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा दाखिल किए गए थे, उन सब को खारिज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और यह कहा गया कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 दाखिल किया गया था वह प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा। यह भी कहा है कि यह इतने वर्षों से केस जो है वह पेंडिंग है, 1991 से काफी समय व्यतीत हो चुका है। यह इंडिविजुअल सूट नहीं है, 2 व्यक्तियों का इंडिविजुअल सूट नहीं है, बल्कि इसमें 2 बड़े संप्रदायों का सूट है के बीच में, और इसका निर्णय लोअर कोर्ट को 6 माह के अंदर किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है, वैसे भी बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। फैसला अच्छा आया हुआ है, हिंदू पक्ष के लिए है और हिंदू पक्ष की जीत हुई है और 6 महीने में सूट जो आज 32 साल से पेंडिंग था उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। देखिए, सर्वप्रथम सबको हर हर महादेव। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमको जो है उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त हुआ। ये 1991 तक जो है व्यास परिवार ही जो है विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ करता आया हुआ है, लेकिन तत्कालिक जो है सरकार ने हम हिंदुओं को दबाते हुए तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत जो है वो उस पर उनको पूजा पाठ से रोक दिया गया। ये मुसलमान लोग जो है हमारे मंदिर पर जबरदस्ती जो है मस्जिद का ढांचा रख देने से हमारे मंदिर को अपना कह देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मंदिर पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। ये लोग मात्र आतंक के भरोसे जो है अपना कार्य करवाना, सिद्ध करवाना चाहते हैं। अब एक नेता कह रहे थे कि ये जो सड़क पर इसका निर्णय होगा, ये सब जो है बहुत ही गलत बात है। जो है निर्णय उच्च न्यायालय में उन्होंने सुना दिया कि ये जो है व्यास परिवार की जमीन है और व्यास परिवार की जमीन ही रहेगी। यहाँ पर किसी मुसलमान का ना कभी कुछ था ना कभी होगा। ये व्यास परिवार का है, हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं का ही मंदिर रहेगा काशी बाबा विश्वनाथ का। ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। तो वहीं मुजफ्फरनगर पहुंचे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सहकारिता विभाग जेपीएस राठौर ने सहकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर जिले की कोऑपरेटिव बैंक ने 34 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है और खर्च निकालकर 11 करोड़ 27 लाख रुपए का लाभ।
राज्य मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर का सहकारिता बैंक पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। साधन सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन का काम पूर्ण हो चुका है। दूसरे फेज में हम पूरी सभी समितियों का 6 महीने से लेकर 7 साल के भीतर सभी समितियों का कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा करेंगे, जिसमें कंप्यूटर भी है, प्रिंटर भी है और एक कैमरा भी है, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात भी कर सकें वहां पर। और साथ ही साथ इनको के द्वारा सहयोग से वहां पर एक एलईडी लगाई जा रही है, टेबल चेयर दी जा रही है, ताकि नई नई जो उन्नत टेक्निक हो, तकनीकी ज्ञान किसानों को देना हो, तो हम लखनऊ से, दिल्ली से, वहां से उसका प्रसारण करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कांग्रेस अपना कुनबा बड़ा और मजबूत करने में लगी हुई है और इस कड़ी में कांग्रेस कल से उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। यह यात्रा सहारनपुर के गंगोह से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी में उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा को अहम माना जा रहा है कांग्रेस के लिए और इसके लिए कांग्रेस ने 36 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। वरिष्ठ नेता योगेश दीक्षित की अध्यक्षता वाली इस समिति में मनोज यादव और पंखुड़ी पाठक भी शामिल हैं। यात्रा 11 जिलों से गुजरते हुए सीतापुर स्थित तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 10 जनवरी को समाप्त होगी और इस यात्रा के जरिए करीब 15 लोकसभा क्षेत्र भी कवर किए जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले राम भक्तों के लिए सभी व्यवस्था पूरी की जा रही है, जिसमें ठहरने से लेकर चाय पानी और भोजन समेत मेडिकल की भी व्यवस्था शामिल है। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर जानकारी दी। 3 स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेवपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहां पर भी 3 का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी पुराना फैजाबाद लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूं, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1000 हो जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या पहले से संवेदनशील क्षेत्र रहा है। सुरक्षा योजना की दृष्टि से हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें नई तकनीक का समावेश किया गया है। श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। प्रवीण कुमार ने बताया कि जल्द ही राम मंदिर के लिए नई सुरक्षा योजना लागू होगी, जिसके तहत कोई भी शख्स बगैर जांच पड़ताल के मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकेगा। हर कोई धर्मनगरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। ऐसे में डायमंड सिटी यानी सूरत के एक व्यापारी ने राम मंदिर की तर्ज पर एक हार तैयार किया है। यह हार देखने में बेहद ही शानदार है। देखिए इस रिपोर्ट में। रामलला का दीदार राम भक्त अब जल्द ही कर सकेंगे। बस कुछ ही दिन और रह गए हैं।
आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके बाद राम भक्त रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसी के मद्देनजर मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी बीच राम मंदिर से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं। हर कोई धर्मनगरी में होने वाले इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए अपनी ओर से पुरजोर प्रयास कर रहा है। ऐसे में डायमंड सिटी यानी सूरत के एक व्यापारी ने राम मंदिर की तर्ज पर एक हार तैयार किया है। ये हार देखने में बेहद ही शानदार है, लेकिन इसे बनाने में कई कलाकारों की कड़ी मेहनत लगी है। इस हार को डायमंड और चांदी के इस्तेमाल के साथ बनाया गया है। बिजनेस पर्पज के लिए बिल्कुल नहीं है, ये ओनली फॉर राम मंदिर को हमें सप्रेम भेंट करना है। पूरे इंडिया से जो राम मंदिर बन रहा है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और ये जो राम मंदिर बन रहा है हमने जो बनाया हमें वही पर्पज से बने कि हम भी कुछ दे। और वैसे देखा जाए तो सूरत जो है वो दानवीर की भूमि कहा जाता है, तो हम यही चाहते हैं कि सूरत की ओर से एक रसिक स्वीट्स ने यही छोटा सा मेहनत किया हुआ है कि हम ये जो हमारा जो हमने जो बनाया हुआ है राम मंदिर, ये अयोध्या तक पहुँचे। पहुंचाने वाले हैं, उसके लिए क्या सर हमारी जो ट्राई है, हमारी ट्राई जब से रेडी हुआ है तब से हमारी ट्राई हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से हम इसको अयोध्या तक पहुंचाएं। इसको बनाने में कितना दिन लगा है, कितने कारीगर इसमें चाहिए? इसको बनाने में सर 30 दिन से ज़्यादा का समय लगा है, और 40 से ज़्यादा ज्वेल आर्टिस्ट ने मेहनत की हुई है, और उसी मेहनत का फल है जो हम इसमें संपूर्ण सफल हुए। खास बात यह है कि इस हार में रामायण के मुख्य किरदारों को भी दर्शाया गया है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियां अयोध्या में तेज कर दी गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी को शुरू होगी और 22 जनवरी तक जारी रहेगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं प्रदेश की 25 बड़ी खबरों का। उन्नाव में सरेआम फायरिंग, व्यापारी से हजारों रुपए लूटकर अपराधी फरार। आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बदायूं में किराएदार से परेशान मकान मालिक ने एसएसपी को सौंपा शिकायत पत्र। नहीं छोड़ रहा दुकान से कब्जा, जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। झांसी में सड़क किनारे मिला महिला का शव, इलाके में हड़कंप। मृतका के बेटे ने पिता पर हत्या का आरोप लगाया। बाराबंकी में बदमाशों ने की सोना व्यापारी की दुकान में लूटपाट, लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई भिड़ंत। पीड़ित के घर में दूसरे गुट के लोगों ने लगाई आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। देवरिया में 200 साल पुराना देवरवा बाबा का स्थान तोड़कर पानी टंकी का निर्माण, गांव वालों ने किया विरोध। प्रशासन से कार्य रोकने की मांग। बिजनौर में खेत में काम कर रही बच्ची पर गुलदार ने किया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। अभी तक 19 लोगों को अपना शिकार बना चुका है गुलदार। बिजनौर में सिटी हॉस्पिटल के निर्माण कार्य के दौरान गिरने से मजदूर की हुई मौत। परिजनों ने मचाया हंगामा, अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। कानपुर में अगरबत्ती की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कानपुर में कार सवार दबंगों ने 2 युवकों के साथ मारपीट की, युवक हुए गंभीर रूप से घायल। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। लखीमपुर खीरी में युवक ने किया आत्महत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। युवक का ससुराल में चल रहा था विवाद। बलिया में टेंडर भरने पर बदमाशों और ठेकेदार के बीच विवाद, बदमाशों ने ठेकेदार की पिटाई की, मामला दर्ज। बरेली में महिला टीटीई ने एक युवती के साथ की मारपीट, टीटीई ने युवती का कॉलर पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल। सहारनपुर में बंटवारे को लेकर प्रॉपर्टी डीलरों में मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। पुलिस ने शांति भंग करने वालों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक की कार से टक्कर लगने से तालाब में जा घुसी गाड़ी। फर्रुखाबाद में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, दबंगों ने युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार ऑटो खड़े ट्रक में जा घुसा, मौके पर युवक की हुई मौत। श्रावस्ती में 2 बाइकों की आपस में टक्कर, हादसे में एक चालक की मौत, परिजनों में कोहराम।
फतेहपुर में ग्राम पंचायत में कराए गए एक काम का कराया 2 बार भुगतान। डीएम को शिकायती पत्र सौंपने के बाद प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। बाराबंकी में बर्तन व्यापारी को बंधक बनाकर बदमाशों ने डाली डकैती, इलाके में हड़कंप। हापुड़ में चोर हुए बेखौफ, मंदिर में लाखों के कीमती सामान पर हाथ साफ, घटना सीसीटीवी में कैद। हापुड़ में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासदों का हल्ला बोल, विकास कार्य न करने को लेकर पालिका में धरने पर बैठे सभासद। कुशीनगर में घटिया सड़क निर्माण पर ग्रामीणों ने किया विरोध, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने बनाई थी सड़क। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की हुई मौत। सहारनपुर में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।